सामने से टॉर्च की रोशनी पाकर अंजना, रेणुका और सीमा के भी होश लगभग उड़ ही जाते हैं। तभी अंजना पूछती है, कौन है तुम? किरण शिंदे अंजना के सवाल का जवाब नहीं देता है और अपनी बीवी रेणुका से पूछता है, इतनी रात को क्या करने निकले हो तुम लोग? और ये बच्चा किसका है? अंजना, रेणुका और सीमा तीनों को यह समझ आ गया था कि सामने कौन है। इस पर अंजना ने किरण शिंदे से पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें उससे क्या मतलब? किरण शिंदे ने अपनी बीवी रेणुका शिंदे से कहा, रेणुका, तुम मुझे बताओ क्या करने आई हो? रेणुका बोली, मुझे नहीं मालूम, और वैसे भी तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? अपने काम से मतलब रखो। किरण शिंदे ने कहा, तुम चोरी करने जा रही हो? रेणुका बोली, तुम्हें मैं क्यों बताऊं? किरण शिंदे ने कहा, मैं अब तक चुप था कि तुम सुधर जाओगी, पर तुम तो और बिगड़ती जा रही हो। पहले छोटी मोटी चोरी तक ठीक था, लेकिन अब तुम सब बच्चा चुराने लगी हो। हैं? अब ये बात मैं पुलिस को जरूर बताऊंगा। अंजना गुस्से में किरण शिंदे को वहां से जाने के लिए बोलती है, पर जब वो वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता तो अंजना उससे कहती है कि तुम पुलिस को क्या बताओगे? हम तीनों पुलिस को बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को कैसे हमारे सामने पटक पटक कर मारा है। और अंजना गुस्से में धुत होकर बच्चे को लगातार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। वो जब थक जाती है तो बच्चे को रेणुका के हवाले करती है, जहाँ रेणुका भी अपनी माँ की तरह बच्चे को जमीन पर पटकना शुरू करती है। इसके बाद रेणुका उस बच्चे को सीमा के हवाले करती है, जहाँ सीमा भी बिल्कुल अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन की तरह बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर मार देती है। इसके बाद अंजना किरण शिंदे से कहती है, चलो पुलिस को बताने कि किसने इस बच्चे को मारा है। किरण शिंदे चुपचाप खड़े होकर उन तीनों को देखता रह जाता है। वो तीनों यात्री शेड से बाहर निकलकर बारिश में भीगते हुए ना जाने किस रास्ते पर चल देती हैं। ये बात लगभग 1990 की है, जिस वक्त सनी देओल की फिल्म घायल रिलीज हुई थी। हर जगह के सिनेमा हॉल में इस फिल्म को लोगों ने देखा था, पर आज बात कोल्हापुर से रिलेटेड है। कोल्हापुर के एक टॉकीज में भी इस फिल्म को देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ लगती थी। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जब टॉकीज के लेडीज टॉयलेट में सफाई कर्मी को एक काली पॉलिथिन मिली। जब उसने तहकीकात की तो उसे उस पॉलिथिन में एक 2 साल के बच्चे की लाश मिली। सफाई कर्मी हक्का बक्का रह गया और वो सबसे पहले टॉकीज के मालिक को जाकर पूरी बात बताता है। साहब, अभी टॉयलेट में सफाई करने के दौरान एक छोटे बच्चे की लाश मिली है। इस बात को सुनते ही टॉकीज के मालिक को सांप सूंघ गया। वो जब कुछ बोलना चाहा तो उसने महसूस किया कि उसकी आवाज गले में फंसी पड़ी है। उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था। वो इस सोच में डूब गया था कि कहीं कोई और टॉकीज वाले उससे दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे। 1-2 सेकंड के अंदर उस इंसान ने बहुत सारी बातें सोच ली थी, और जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कहा, ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मार्केट में टॉकीज का नाम खराब होगा। इतना सुनते ही टॉकीज का मालिक दौड़ता हुआ उस टॉयलेट में पहुंचा जहां उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। जब उसने पॉलिथिन खोलकर अंदर अच्छे से देखना चाहा ही था, तब उसकी रूह कांप उठी थी। उसकी नजर जब उस पॉलिथिन के अंदर गई तो एक छोटे से बच्चे का सिर कुछ इस तरह से फटा हुआ था जैसे किसी ने उस बच्चे के सिर पर अनगिनत वार किए हों। उस छोटे से बच्चे का सिर बिल्कुल लहूलुहान था। पॉलिथिन के अंदर सिर्फ खून ही खून था। उस मासूम बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे खून से नहलाया हो। ऐसा भयंकर दृश्य देखते हुए सफाई कर्मी ने अपने मालिक से कहा, साहब, मैं और आप तो मार्केट में टॉकीज का नाम खराब नहीं हो इसलिए चुप रह जाएंगे, पर इस बच्चे का क्या होगा? ये बात सुनते ही टॉकीज के मालिक ने बिना परवाह किए पुलिस को बुलाने के लिए अपने एक असिस्टेंट को भेजा। पुलिस के आने से पहले ही कोल्हापुर में टॉकीज के अंदर एक बच्चे की लाश मिलने की खबर किसी महामारी की तरह फैल गई। हर गली नुक्कड़ पर लोग कहानी कहने और सुनने लगे थे। बात कुछ इस तरह से फैल रही थी कि एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसने किसी अनजान आदमी को वो पॉलिथिन रखते हुए देखा था। पर जब लोगों ने उससे कहा कि क्या तुम पुलिस को बता सकते हो कि वो कैसा दिखता होगा, तभी अचानक पुलिस की बात सुनते ही उस व्यक्ति ने अपना स्टेटमेंट तुरंत बदल दिया।
और कहने लगा कि मैं तो उस व्यक्ति को पीछे से देख रहा था। मुझे कुछ ढंग से अभी याद नहीं है। कोल्हापुर की हर गली नुक्कड़ पर इसी तरह की बातें चल रही थी कि तभी अचानक मौके पर पुलिस पहुंचती है। सफाई कर्मी, टॉकीज के मालिक और एक दो लोगों से पुलिस पूछताछ भी करती है, पर जिस तरह से ये लोग बच्चे की लाश मिलने की कहानी बताते हैं, उससे पुलिस को कोई ठोस सबूत हासिल नहीं होता। पुलिस पूरी जगह की छानबीन करती है, कोशिश करती है कि टॉकीज से कोई ठोस सबूत हाथ लगे, पर ऐसा नहीं होता, जिसके कारण पुलिस बच्चे की लाश लेकर वहां से रवाना हो जाती है। और इधर टॉकीज में और उसके आसपास कुछ दिनों तक उस बच्चे की लाश और बच्चे के बारे में हर रोज किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी नई कहानी लिखी जा रही थी और अगली सुबह उसे बदल भी दिया जाता था। कुछ दिनों तक टॉकीज में फिल्म देखने वालों की भीड़ भी कम हो गई थी। कोल्हापुर में लोग अपने बच्चों को संभाल कर घरों के अंदर ही रखते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पर पुलिस के लिए उस बच्चे की लाश उस स्थिति में मिलना सरदर्द बन चुका था। पुलिस काफी दिनों तक मुजरिम को तलाश कर रही थी, पर उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा था। पुलिस अब अपनी उंगलियों पर गुजरती हुई डेट को याद कर रही थी, लेकिन उधर अंजना अपनी उंगलियों पर उन बच्चों को काउंट कर रही थी जिन्हें उसने अपनी बेटियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा था। काउंट करते करते अंजना बोली, हम अभी तक टोटल 8 बच्चों को जान से मार चुके हैं। इस पर रेणुका बोली, 8 नहीं माँ, 10 बच्चों को मारे हैं। भूल गई जब सबसे पहले तुम दशहरा में मंदिर से एक बच्चे को चुराई थी, और फिर एक बच्चा जिसे हम कोल्हापुर के उस टॉकीज के टॉयलेट में रख कर आए थे? याद आया कुछ? अपनी माँ के ऊपर टॉन्ट करते हुए सीमा बोली, दरअसल माँ की अब उम्र हो चली है, याददाश्त थोड़ा कम रहने लगी है, तो इस एज में लोग गिनती करना भी भूल जाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीमा का टॉन्ट सुनकर हंसते हुए अंजना बोली, गिनती भूलने का तो पता नहीं, पर गिनती सीख जरूर जाऊंगी, और वो भी मुझे नहीं मालूम है कि मैं कहाँ तक की गिनती सीखने वाली हूँ। तुरंत रेणुका अपनी माँ की बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, जब तक बच्चे रोते रहेंगे तब तक गिनती सीखती रहोगी। हाँ, अब आप यहाँ इन माँ और बेटियों की हर चाल को समझ सकते हैं। इनकी बातों से ये पता लग सकता है कि उनके अंदर क्या चलता रहता है। इन तीनों को बच्चों का रोना पसंद नहीं है, और जब कभी ये तीनों किसी बच्चे को चुरा कर लाती हैं तो अगर बच्चा उनके पास रोता है तो वो लोग उसे जान से मार देती हैं। जिस तरह मंदिर परिसर से जब पहली बार अंजना ने एक बच्चे को उठाया था, उसे भी एक रात अंधेरी सुनसान सड़क पर अपनी बेटियों के साथ मिलकर उसने उस बच्चे को जमीन पर पटक पटक कर जान से मार दिया था। अंजना, रेणुका और सीमा में इतनी हैवानियत समाई हुई थी कि वो तीनों बारी बारी से उस बच्चे को जमीन पर किसी सामान के गट्ठर की तरह पटकती थी। हैवानियत इतनी थी कि उस बच्चे के मुंह में उन तीनों ने कपड़े का एक छोटा सा बंडल ठूस रखा था, ताकि चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर न जाने पाए। और इसी तरह से वो तीनों एक छोटे से बच्चे को जान से मारकर अपनी अपनी नजरों में शक्तिशाली बन रही थी। जान से मारने के बाद उस बच्चे की लाश को अंजना ने एक नहर में फेंक दिया था। लाश पानी के साथ बहकर कहाँ गई ये किसी को मालूम नहीं था। ये बात किसी को भी पता नहीं चली, और उन तीनों महिलाओं ने ऐसा घिनौना काम करके एक गंदा इतिहास लिखा था। बच्चे चुराना अंजना, रेणुका और सीमा के लिए एक बिल्कुल आसान काम हो चुका था। वो लोग चलते फिरते किसी भी बच्चे को चुरा लेते थे, लेकिन इस चोरी में वो महिलाएं एक चीज का बहुत ध्यान रखती थी, और वो थी कि जब कभी उस बच्चे को चुराना हो तो वो बच्चा स्लम का होता था। इसके पीछे का रीजन ये होता था कि स्लम के बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स को पुलिस उतना सीरियसली नहीं लेती थी, यहाँ तक कि पुलिस ऐसे केसेस पर ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन पुलिस कहाँ तक ध्यान नहीं देगी अगर बहुत ही कम समय के भीतर हर जगह से सिर्फ बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स सामने आए, तो पुलिस जरूर ध्यान देगी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। अंजना, रेणुका और सीमा ने बहुत ही कम समय के भीतर काफी सारे बच्चों को चुराया था, जिसके कारण कोल्हापुर के साथ साथ पुणे, ठाणे, मुंबई, नासिक, इन सभी जगहों पर बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स को पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। और अभी जब कुछ समय पहले ही कोल्हापुर के एक सिनेमा हॉल में जब एक बच्चे की लाश बरामद की गई, तभी पुलिस को यह शक हुआ कि बच्चे चुराने वाले और फिर उस बच्चे को मारने वाले लोग हो सकता है कि एक ही हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।